अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम इसको वर्क, एनर्जी और पावर चैलेंज का पहला टॉपिक जो है वो वर्क है, उसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बुक से पहले मैं आपको वर्क का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि वर्क बेसिकली हमारे पास होता क्या है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वर्क होता है, ठीक है। फिज़िक्स में वर्क और फोर्स और एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। लाइक वर्क जो है वो इक्वल होती है एनर्जी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वर्क डन होगा। अब जो है फ़िज़िक्स में हम हर तरह के वर्क को डिस्कस करते हैं, और जो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, कोई भी एक्टिविटी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, वो हमारे पास वर्क है। चाहे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है वो अपने बुक्स लेके बैठा हुआ है और वो मुसलसल पढ़ रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो मेंटल एनर्जी है, जो उसकी फ़िज़िकल एनर्जी है, वो बुक्स पे लग रही है, वो लिख रहा है, साथ याद कर रहा है, अपना जहन लगा रहा है, तो एक तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम पढ़ के वो एक टाइम के बाद थक जाएगा, क्योंकि वो सारी एनर्जी अपनी लगा चुका हुआ। ऐसे कोई मजदूर है वो ईंटें उठा के लेके जा रहा है, तो वो भी एक वर्क है। कोई बाइक चला रहा है, वो भी एक वर्क है, ठीक है। कोई चल रहा है तो वो अपने बेसिकली फोर्स लगा रहा है अपने पाँव के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, जिससे चलने के वो काबिल हो रहा है, वो भी एक वर्क है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। अब ये तो इसका जो है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब बुक में जो है हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें हमें यही बातें बताई गई हैं कि वर्क जो है हर किस्म की एक्टिविटीज़ को जो है वो कवर करता है, ठीक है। वो चाहे फिज़िकल हों चाहे मेंटल हों, कोई भी है। जैसे एग्जांपल दिए कि स्टूडेंट पढ़ रही है, एक जो मजदूर है वो किताबें उठा के लेके जा रहा है, तो वो सब वर्क है। अब यहाँ पे एक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है वर्क के साथ। जब भी कोई वर्क होता है एक सिस्टम में, तो एक सिस्टम के अंदर एक वर्क हो रहा है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो दूसरे सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र होती है। आपने कोई ग्लास उठाया, आपके हाथ ने वो एनर्जी जो है वो ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र की है, आपने उस वेट को कैरी किया है। ये हमारे पास ग्लास था और ये आपका हाथ था, ठीक है। उस हाथ ने जो अपनी एनर्जी है वो ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र किया, अपने ग्लास के वेट को कैरी किया और आपने ग्लास जो है वो उठा लिया है। तो वो क्या है, वो भी हमारे पास एक तरह से वर्क है। उसमें दो सिस्टम्स की एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। बेसिकली जो वर्क है उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र ही हो रही होती है। आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे है इसकी साइंटिफिक या जो आप कहें फिजिक्स की डेफिनेशन, वो आ जाएगी। वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उन्होंने कहा है कि जो वर्क है वो एक प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड फोर्स है, प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का, एफ और एस का। उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड फोर्स है और डिस्टेंस जो कि वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कवर करता है। अब किसी के ऊपर फोर्स लगी है, उसने डिस्टेंस कवर किया, और वो किस डायरेक्शन में कवर करेगा डिस्टेंस, जिसमें फोर्स लगी है। आपने अगर अपनी तरफ जो है कोई डब्बा खींचा है, तो वो डब्बा किस तरफ खींचेगा, जिस तरफ आपने उसको अपनी तरफ खींचा होगा। आपने कोई बॉल है उसको फेंका है, जिस तरफ आप बॉल को फेंकेंगे, जिस डायरेक्शन में फेंकेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी, बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी जो है डिफाइन है। ये डिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल सब कुछ आता है। तो इस चैप्टर को आपने रट लेना है, इसकी कोई वीडियो मिस नहीं करनी। अब नेक्स्ट जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है। सबसे पहले उन्होंने एक हमें जो है ब्लॉक की एग्जांपल दी है। एक ब्लॉक है जो कि टेबल के ऊपर लाया हुआ है, ठीक है। एक जो है एक टेबल था, उसके ऊपर एक ब्लॉक है। अब वो जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई है, यहाँ से एक फोर्स लगाई गई है। अब वो ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये क्या है कि इस ब्लॉक ने यहाँ से क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, और इस पर क्या लगी, फोर्स। तो वर्क कैसे डन हुआ, एफ मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। एक बॉक्स था, उसको पावर लगाई उस पर, वो यहाँ पे आ गया। इन दोनों के दरमियान क्या था, डिस्टेंस इसने कवर किया। जब वो यहाँ से यहाँ पे आया तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया ना, तो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा। ये इसकी डिफाइन है, ये इसका आप कह लें, आप मैथमेटिकल कह लें इसको। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, मैथमेटिकली। ये इसका फार्मूला आ गया।
अब एक और बात स्टूडेंट्स, जो इसमें एक केस भी आप कर सकते हैं, ये केस की हेडिंग आएगी। एक केस इसमें ये है कि अगर कुछ फोर्स है वो बॉडी के ऊपर लगती है, आपने एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक है, और वो ब्लॉक जो है वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करता, ठीक है, वो बॉक्स इतना भारी है कि वो वहीं का वहीं पे पड़ा हुआ, वो हिलता ही नहीं है, आप में इतनी ताकत ही नहीं कि आप उस बॉक्स को हिला सकते हैं, तो आपने कोई वर्क डन नहीं किया। एक आदमी है, वो दीवार को धक्का लगा रहा है, वो बहुत ज़ोर के दीवार को धक्का लगा रहा है, ठीक है, अब दीवार टस से मस नहीं हो रही है, चाहे वो जितनी मर्जी फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट तो कोई नहीं हुई, मूवमेंट तो कोई भी नहीं हुई, तो वर्क क्या है वो नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। सिंपल मैं आपको समझा देती हूँ ये कि फोर्स यहाँ पे ज़ीरो, उन्होंने लिखा है कि फोर्स ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एस। अब एक चीज़ उन्होंने दिया, स्टूडेंट कहेंगे यहाँ पे ज़ीरो क्यों आ गया, अब वो फोर्स लग रही है, अगर कोई फोर्स किसी दीवार के ऊपर लग रही है और दीवार टच से मस नहीं हो रही है, तो बेसिकली फोर्स का कोई वहाँ पे एक्शन काम नहीं कर रहा है, फोर्स किसी काम की नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो फोर्स वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हम डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो नहीं करेंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कि वहाँ पे हुई नहीं है, वहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, फोर्स हमें पता है लेकिन लग रही है, लेकिन फ़ायदा उसका कोई नहीं है। जैसे आप पढ़ते रहें, बैठ के पढ़ते रहें, लेकिन किताबें खोल के आप बैठे हैं लेकिन दिमाग आपका कहीं और हो, तो आप बेशक आप बैठ बैठ के थक जाएंगे, लेकिन आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, एक टके का फ़ायदा नहीं होगा आपको, अगर आप सिर्फ किताबें खोल के बैठे रहेंगे और आप एक्चुअल उस पर अपनी फोर्स लगाएंगे, आप बैठ बैठ के थक जाएंगे, वो आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन आपकी बुक्स पे एनर्जी नहीं लगेगी, तो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, कुछ याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो आपका वर्क कंसीडर नहीं होगा, चाहे बैठ बैठ के थक जाएँ आप। अच्छा खैर, तो ये जो है हमारे पास ये चीज़ आ गई, उसके बाद ये चीज़ आ गई कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी अगर मूव करती है तो उसका वर्क भी जो है वो ज़ीरो होगा हमारे पास। एक चीज़ ये आ गई। अब अगली चीज़ जो उन्होंने कही है वो एक और बात है, यहाँ पे एंगल की बात आ जाएगी, ठीक है, एंगल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर उन्होंने कहा है कि क्या होगा कि कोई फोर्स है वो किसी बॉडी पे एक्ट हो रही हो, और वहाँ पे जब वो एक्ट हो रही है और काम हो रहा है, तो एंगल थीटा बना दे, तब मोशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, तब किस डायरेक्शन में काम होगा, किस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी वर्क जो है वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से काम करता है, कोई भी वर्क आपने डन किया है, ठीक है, आपने जो है फोर्स लगाई है और वहाँ पे एक एंगल बन गया थीटा, कंपोनेंट फोर्स आ गया एक्स और वाई, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो हमारे पास आ जाएगा। जब कंपोनेंट फोर्स आ जाएगा स्टूडेंट, तो वही चीज़ जो फोर्थ चैप्टर में हम रट रट के थक गए थे कि W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और साइन थीटा का जो है वो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन में। हम जो कॉस थीटा होता है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंपल इसकी डेरिवेशन दी हुई है मैं आपको बता देती हूँ कि एफ कॉस थीटा था ये हमारे पास, ठीक है, और एस, क्योंकि ये था ना हमारे पास एफ मल्टीप्लाई बाय एस, ये था ना, तो एफ का अब एंगल बन रहा है, तो एफ कॉस थीटा यही होगा, और ये एस था हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो कॉस थीटा है वो 1 है, आपका कॉस 1 है, ठीक है। आप कॉस 1 को जब आप करते हैं उस पर कैलकुलेटर पे, तो वो जो है 1 ही आता है, मतलब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू वो हमारे पास 0 है, आप कैलकुलेटर पे 0 डालेंगे ना, cos 0, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो cos 0 हमारे पास 1 था, ठीक है, एंगल 0 था वहाँ पे हमारे पास, तो हम सिंपल क्या करेंगे, f ये जो cos 0 पर यहाँ पे लगाएंगे, 0 है ये, और फिर यहाँ पे जो है s है, फिर w है, ये cos 0 किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, और ये s ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर वर्क है f मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, तो ये एफ एस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास cos 90 होता है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है cos अगर हमारे पास 0 हो, दूसरी कंडीशन है अगर cos हमारे पास 90 हो। कंडीशंस हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल, लिखेंगे फिर लिखेंगे कंडीशंस, ये हेडिंग्स हैं, पूरा लॉन्ग आ सकता है, राइट अ नोट ऑन वर्क, सो इसको अच्छी तरह करिएगा। cos 90 है हमारे पास, ठीक है, cos 90 करेंगे तो f मतलब w है, एफ एस है, एफ एस मतलब वैसे ही एफ कॉस थीटा और एस जैसे आता है हमारे पास वैसे ही, w ये था, अब f था ये 0 हो जाएगा, और ये s, तो आप बेशक एफ एस और 0 कर लें तो वर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि जो फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के। इसको में क्या होता है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाला केस इसमें होता है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो अगर अपवर्ड अप्लाई होगी तो जो परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट के। और यहाँ पे जो है इसी बात को एक्सप्लेन किया गया। उनका वर्क डन टू पुश ऑब्जेक्ट इज सेम वेदर द ऑब्जेक्ट मूव नॉर्थ टू साउथ ईस्ट वर्क प्रोवाइड द मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्टेंस आर नॉट चेंज, ठीक है। वर्क डज नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। आप वर्क अगर कहीं हो रहा है तो हमें ये नहीं बताएगा कि इस डायरेक्शन में हो रहा है अनटिल हमें डायरेक्शंस गिवन हो। तो ये वर्क जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बुक में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ पे एंड जो है कंक्लूजन लिख के इस सारी बात को लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक लॉन्ग तैयार हो गया है। डिफाइन आ गई, डिफाइन के बाद मैथमेटिकल प्रूफ आ गया, फॉर्मूला आ गया, आपके पास 2 केसेस आ गए। केसेस के बाद आप एंगल भी इन्फो, यहाँ पे आप एंगल की भी हेडिंग दे सकते हैं। आप यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फोर्स की भी हेडिंग देते हैं, वर्क बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स या बाय कंपोनेंट्स ऑफ एफ लिख दें आप, ठीक है। थोड़ी हेडिंग लेंथी होगी लेकिन 2 लाइंस में लिखेंगे तो आ जाएगी। एंगल वाली हेडिंग रहने इतनी अथेंटिक नहीं लग रही है। ये करें पे इसकी कंडीशंस लिखें 0 और कंडीशन पहली कंडीशन है इसकी हेडिंग 1 दें, दूसरी कंडीशन है इसकी हेडिंग 2 दें। ये कंडीशन लिखें, यहाँ तक इसको सारा एक्सप्लेन करें और फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिख दें, राइट। ये आपका एक लॉन्ग 10 नंबर का बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब है आगे सिंपल है कैलकुलेशन ऑफ वर्क बाय ग्राफ। उन्होंने क्या कांस्टेंट फोर्स जब डिस्टेंस पे एक्ट होती है तो हम उसको इस तरह प्लॉट करते हैं। हमने बहुत साइंस पढ़ ली कि फोर्स अप्लाई हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये हो रहा है वो, हम उसको ग्राफिकल कैसे जो है इस चीज़ को हम ग्राफिकल कैसे करेंगे। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये ओ मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स हम देखेंगे, ये जहाँ पे वर्क डन हुआ है इसको हम ऐसे ग्राफिकली हम इसको ऐसे जो है वो करेंगे। और जो इसकी कर्व होगी हमारे पास वो अंडर द एरिया होगा। ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ये वर्क डन है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आएगी, फोर्स हमारे पास एक्स एक्सिस में आएगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस में आएगी, डिस्टेंस है और ये फोर्स है, ठीक है। ऐसे हम जो है वर्क डन बाय ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ वर्क। तो ऐसा यूनिट जो वर्क का है वो जाउल है, ठीक है। जाउल, सिंपल वर्क और जाउल, इस बात को आपने याद रख लेना। जाउल आगे जाने छोड़ेगा आपके, ठीक है। जाउल को आपने याद रखना है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BS PhD जब भी करना है वर्क का यूनिट जाउल ही रहेगा। अब जाउल की डिफाइन याद कर लें कि 1 जाउल वर्क तब डन होता है जब फोर्स 1 न्यूटन की एक बॉडी के ऊपर एक्ट होती है, उसको 1 मीटर तक लेके जाती है। अभी डिफाइन बच्चों को बहुत मुश्किल से याद होती है, इसका मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ कि फोर्स जो है 1 न्यूटन की होगी, ठीक है। सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स, इस पर जो है वो एक वर्ड ऐड करना है, एक्टिंग ऑन बॉडी मूव थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर वर्ड, 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर, ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं और ये वर्क की डिफाइन में डाल देने हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 न्यूटन एंड डिस्टेंस कवर्ड थ्रू, ये 1 न्यूटन है और ये 1 मीटर, कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सिंपल 1 न्यूटन 1 मीटर 2 की वर्ड है, इसको आप डाल देंगे इधर। और 1 न्यूटन, ये आपको पता है कि वर्क जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस के इक्वल होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एस क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जाउल के। फिर ये है कि 1 किलो जाउल 10⁻³ के इक्वल भी होता है। 1 मेगा जाउल 10⁻⁶ के इक्वल भी होता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बहुत हाई लेवल साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।